प्यारे बच्चों, आइए आज हम सुगंधा का पाठ 12 वट वृक्ष की सीख पढ़ें। बच्चों, प्रकृति का प्रत्येक उपादान हमें कोई ना कोई सीख देता है, कोई ना कोई शिक्षा देता है। उसी प्रकार वट वृक्ष यानी बरगद का पेड़ जो एक सीख दे रहा है, शिक्षा दे रहा है, उसने किसे क्या सीख दी, ये जानने से पहले आइए इस पाठ के शब्दार्थ जानें। प्रतापी, महान, प्रसिद्ध, सौभाग्य, अच्छा भाग्य, उपयुक्त, सही, निर्णय, फैसला, बाल भी बाका ना करना, कुछ ना बिगाड़ पाना, तांडव, नष्ट करने का नृत्य, आकर्षक, मन को अपनी ओर खींचने वाला, जिज्ञासा, जानने की इच्छा, दृढ़ता, अपनी बात पर टिके रहना, मजबूती, सबक, पाठ, शिक्षा। बच्चों, हमारे जीवन में सुख भी आते हैं और दुख भी, यानी सुख और दुख एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। कभी जीवन में सुख आते हैं तो कभी दुख आते हैं। सुख में हमें अत्यधिक उत्साहित नहीं हो जाना चाहिए और दुख में हमें धैर्य नहीं खोना चाहिए। दुख में यदि हम दृढ़ता और संयम से काम लें, धैर्य से काम रखें, हौसला लें, तो वो दुख की घड़ी जल्दी बीत जाती है, टल जाती है। वट वृक्ष ने राजा को ऐसी ही सीख दी। समय कभी भी एक सा नहीं रहता। राजा ने वट वृक्ष की सीख का पालन किया। राजा ने धैर्य और संयम से काम लिया, सोचा, समझा और विचारा, और फिर उसने अपना राज्य पुनः पा लिया। जो राज्य उससे छिन गया था, धैर्य संयम के बल पर उसने अपने राज्य को पुनः प्राप्त कर लिया। आइए जानें इस कहानी के माध्यम से कि वट वृक्ष ने राजा को क्या सीख दी और राजा ने अपने राज्य को पुनः कैसे प्राप्त किया। नरदेव सिंह सिंहगढ़ के प्रतापी राजा थे। सिंहगढ़ एक राजा पूना में है, जो महाराष्ट्र जिले में पड़ता है। वहाँ के एक राजा थे जिनका नाम था नरदेव सिंह, जो बहुत अधिक प्रतापी थे, शौर्यवान, शक्तिवान, समर्थवान थे। विवाह के कई वर्ष बाद उन्हें पिता बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ, यानी बहुत लंबे समय तक उनकी कोई संतान नहीं हुई थी। बहुत लंबे समय हो चुका था विवाह को और अब उनकी एक संतान हुई, तो ऐसे में वो पिता बने। अपने वारिस को पाकर नरदेव सिंह खुशी से फूले ना समाये। मुहावरा है, खुशी से फूला ना समाना, यानी अत्यधिक प्रसन्न होना। तो राजा बहुत अधिक प्रसन्न हुए। किसे पाकर? अपने वारिस को। वारिस यानी उत्तराधिकारी, जो उनके बाद उनके राज्य को संभालेगा। पहले कोई संतान नहीं थी, तो वो चिंतित थे कि उनके बाद उनके राज्य को कौन संभालेगा। अतः अपने वारिस को, अपने पुत्र को पाकर, उत्तराधिकारी को पाकर राजा बहुत अधिक प्रसन्न हुए, फूले ना समाये। महीने भर तक सिंहगढ़ में उत्सव का माहौल रहा, क्योंकि उनको वारिस मिला था, संतान मिली थी, अतः उत्सव का माहौल था। खुशियां मनाई गई और ये खुशियां लगभग 1 महीने तक उस राज्य में चलती रही। राजा नरदेव सिंह ने अपने पुत्र का नाम विक्रांत सिंह रखा। राजा का नाम नरदेव सिंह और उनके पुत्र का नाम विक्रांत सिंह। विक्रांत सिंह का लालन पालन राजसी ढंग से हुआ, क्योंकि राजा की संतान है तो उनका पालन पोषण राजसी ढंग से बहुत ऐशो आराम के साथ हुआ। कोई दुख कष्ट उनके जीवन में नहीं आया। हर तरह की सुख सुविधाएं उनके लिए जुटाई गई। राजकुमार विक्रांत को अपने बचपन से लेकर लड़कपन तक, यानी टीन एज तक, 18-19 साल तक, कभी दुख और कष्टों का आभास तक नहीं हुआ। जीवन में उन्होंने कोई कष्ट देखा ही नहीं था, कोई दुख तकलीफ उन्होंने देखे ही नहीं थे। हर सुख सुविधा उन्हें मिली हुई थी। उनका जीवन ऐसा था जैसे कि फूलों की सेज हो, फूलों की सेज ऐसी जिसमें कोमलता रहे। तो ऐसा उनका जीवन था जो सुखों से भरा हुआ था।
जब राजकुमार विक्रांत की उम्र मात्र 19 वर्ष की थी, छोटे ही हैं, लड़कपन वाली उम्र थी उनकी, तभी राजा नरदेव सिंह एक बीमारी के कारण चल बसे। चल बसना यानी मृत्यु को प्राप्त हो जाना। राजा नरदेव सिंह की मृत्यु का कारण क्या था? बीमार होना। बीमारी के कारण वो चल बसे थे। राजपाट चलाने की सारी जिम्मेदारी राजकुमार विक्रांत के कंधों पर आ गई। अब राजा नहीं रहे तो राज्य को चलाने के लिए राजकुमार चाहिए। अब राजकुमार क्योंकि छोटी उम्र के हैं तो जिम्मेदारी उनके कंधों पर आ गई है शासन चलाने की। तो क्या वो अपनी जिम्मेदारी को संभाल पाएंगे? ये सोचने की बात है। अनुभवहीन राजा को पाकर मंत्री अपना प्रभाव दिखाने लगे। राजा अनुभवहीन थे, क्यों? क्योंकि उन्होंने राजकाज का काम कभी देखा ही नहीं था। अभी तक तो वो सुख सुविधा में रहे थे। राज्य का कार्य कैसे चल रहा है, राजा कैसे काम कर रहा है, प्रजा के साथ कैसे व्यवहार कर रहा है, मंत्रियों के साथ उसका व्यवहार कैसा है, ये बातें उसने जानी समझी ही नहीं थी। वो अपने सुख के जीवन ही जी रहा था। उसको शासन चलाने का कोई अनुभव ही नहीं था। जब ऐसा राजा हो तो मंत्रियों ने अपना रंग जमाना शुरू कर दिया, अपने अपने दाव पेच खेलने शुरू कर दिए, चालबाजियां करनी शुरू कर दी। राजा विक्रांत की योजनाओं को विफल करने लगे। शासन को चलाने के लिए राजा विक्रांत जो भी योजनाएं बनाते थे, उन योजनाओं को उनके सारे मंत्री क्या करते? विफल कर देते, यानी कामयाब नहीं होने देते थे, असफल कर देते थे। ऐसे में जो राजमहल था वो षड्यंत्रकारियों का अड्डा बन गया। षड्यंत्रकारी यानी ऐसे लोग जो षड्यंत्र रचते हैं, चालबाजियां करते हैं, अपने स्वार्थ सिद्धि के कारण दूसरों का अहित करते रहते हैं। अब राजमहल में बहुत सारे मंत्री ऐसे थे जो अपना स्वार्थ सिद्ध करने में लगे थे, राजा का अहित करने में, और अपनी स्वार्थ सिद्धि के कारण तरह तरह के षड्यंत्र रचते रहते थे। राजा विक्रांत को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। क्यों? क्योंकि एक मंत्री आकर उनको कोई सलाह देता और दूसरा ठीक उसकी उल्टी बात। यानी जो जितने भी आसपास उनके मंत्री थे वो राजा को अपने अपने हिसाब से अलग अलग तरह की सलाह देते रहते थे। कोई कुछ सलाह देता था तो कोई कुछ सलाह। राजा जो भी योजना बनाता उसको कुछ ना कुछ कहकर टाल दिया जाता, कोई आकर दूसरी बात अपनी कह देता। अब राजा जो थे वो क्योंकि अनुभवहीन थे, अतः उन्हें समझ ही नहीं आ रहा था कि वो क्या करे और क्या ना करे। धीरे धीरे क्या हुआ कि सिंहगढ़ की ऐसी दशा देखकर पड़ोसी राजा बहुत खुश हुए। क्यों? उन्हें पता लग गया था कि वो अगर आक्रमण करेंगे तो वो सिंहगढ़ पर कब्जा कर सकते हैं, क्योंकि राजा ऐसा है जिसको अनुभव नहीं है और मंत्री भी सारे ऐसे हैं जो अपनी अपनी स्वार्थ सिद्धि में लगे हुए हैं। वे सिंहगढ़ पर आक्रमण करने का उपयुक्त अवसर तलाश रहे थे। वे यानी कौन? जो पड़ोसी राजा थे। वो चाहते थे कि अवसर देकर सिंहगढ़ पर आक्रमण किया जाए और उसे अपने कब्जे में ले लिया जाए। उन्होंने योजना बनाकर सिंहगढ़ पर आक्रमण कर दिया। राजा विक्रांत सिंह के कई मंत्री भी पड़ोसी राजाओं से मिल गए थे। अब राजा विक्रांत के यहाँ जो भी मंत्री थे, कहने को तो उनके साथ रह रहे थे, लेकिन भीतर ही भीतर उन्होंने क्या किया था? पड़ोसी राजाओं से साठगांठ कर ली, उनसे मित्रता कर ली। कारण क्या था? वही अपनी स्वार्थ सिद्धि, अपना लाभ पाने के लिए उन्होंने पड़ोसी राजाओं से वो मिल गए। राजा विक्रांत जो थे, जिनका बचपन राजमहल में बीता था, अब क्या करते? जीवन बचाने के लिए, अपने प्राण रक्षा करने के लिए उन्हें राजमहल से भागना पड़ा और भागकर उन्होंने कहा क्या? एक जंगल में शरण ली, जाकर जंगल में छिप गए, क्योंकि वहां आक्रमणकारी आ गए थे और वो राजा विक्रांत को मार सकते थे। अतः अपनी जान बचाने के लिए उन्हें भागना पड़ा और राजमहल से भागकर वो एक जंगल में आए और वहां ठहर गए। जब वो वहां से चले थे उनके साथ उनके कुछ सैनिक भी थे, लेकिन सैनिक भी उनसे बिछुड़ गए। वो नितांत यानी बिल्कुल अकेले रह गए। घना जंगल था। राजा विक्रांत और उनका घोड़ा दोनों बहुत थके हारे और भूख से बेहाल थे। बहुत दूर से भागकर वो आ रहे थे। यहाँ पहुंचने के बाद, घने जंगल में पहुंचने के बाद उन्होंने क्या किया? एक घने वटवृक्ष की छाया में विश्राम करने का फैसला किया। निर्णय लिया कि ये वृक्ष घना है, वटवृक्ष का वृक्ष है, यहाँ थोड़ी देर रुककर आराम किया जाए। अतः वो वहीं ठहर गए। वट वृक्ष की छाया बहुत शीतल थी।
राजा सोचने लगे कि सूर्य की इतनी तेज और भीषण यानी प्रचंड किरणें ये वट वृक्ष कैसे सह लेता है। ये सोचते सोचते वो सो गए। जिस समय राजा वहां पहुंचे थे उस समय तेज गर्मी थी, वट वृक्ष की शीतल छाया थी, अतः उन्होंने वहां विश्राम करने का विचार किया था। वट वृक्ष के नीचे आकर उन्होंने महसूस किया कि बाहर इतनी तीखी गर्मी है, तेज गर्मी है, लेकिन पेड़ के नीचे छाया बहुत शीतल है। उन्हें हैरानी हो रही थी कि इतनी तेज गर्मी को ये वट का वृक्ष कैसे सहन कर लेता है। सोचते सोचते उनकी आंख लग गई और नींद आ गई। लेकिन तभी अचानक उनकी नींद खुली। आंख खुली, उन्होंने क्या देखा, चारों ओर आसमान में घने घने काले बादल छाए हुए हैं। देखते ही देखते थोड़ी देर में तेज हवाएं चलने लगी। जब तेज हवाएं चलने लगी तो राजा विक्रांत को लगा कि यहाँ से जल्दी से निकल जाना चाहिए। अभी वो सोच ही रहे थे कि यहाँ से निकला जाए, बाहर जाया जाए, तभी वट वृक्ष ने आवाज लगाई। अभी कल्पना पर आधारित बात है। ऐसा लगा कि जैसे वट वृक्ष उनको पुकार रहा है। वट वृक्ष ने क्या कहा, राजन ठहरिए, कुछ ही समय में तेज आंधी तूफान और बारिश आने वाली है। आप आंधी तूफान बंद होने तक मेरी ही शरण में रहिए। यानी जब तक बारिश रुक नहीं जाती, आंधी तूफान रुक नहीं जाता, तब तक आप मेरी शरण में यानी वट वृक्ष के शरण में रहिए। जब आंधी तूफान थम जाएगा तब आप चले जाना। ये आंधी तूफान आपका बाल भी बांका ना कर पाएंगे। बाल भी बांका ना करना मुहावरा है, यानी जरा भी आपका अहित नहीं कर पाएंगे। यह आवाज सुनकर राजा विक्रांत आश्चर्य में पड़ गए। वे वट वृक्ष की ओर देखने लगे। उनको लगा कि वट वृक्ष कैसे बात कर रहा है, कैसे बोल रहा है। तभी क्या हुआ, देखते ही देखते आसमान में घने बादल जो थे गरजने लगे। तेज बादल गरजते हुए आपस में टकराने लगे, बिजलियां कौंधने लगी, बिजलियां चमकने लगी, तेज हवाएं चलने लगी, बारिश के साथ ओले भी पड़ने लगे। ऐसा लगता था जैसे प्रकृति तांडव नृत्य कर रही हो। तांडव नृत्य यानी ऐसा नृत्य जो सब कुछ नष्ट कर देता हो। अब प्रकृति जो तांडव नृत्य कर रही है, ओले पड़ रहे हैं, बिजलियां चमक रही है, तेज हवाएं चल रही हैं, तो उसका क्या प्रभाव पड़ेगा, आसपास के बहुत बड़े बड़े जो और पेड़ हैं, सारे पेड़ उखड़ते चले जा रहे हैं, चीजें टूटती जा रही हैं। तो ऐसे भयंकर तूफान में बहुत सारे पेड़ जड़ से उखड़ भी गए। लेकिन वट वृक्ष ऐसा था जैसे तूफान का सामना करने के लिए बना, क्योंकि वो तो ठस से मस ही नहीं हो रहा था, बहुत बड़ा विशाल पेड़ था। राजा विक्रांत और उनका घोड़ा वट वृक्ष के तने से चिपके खड़े थे, यानी उसके साथ सटके खड़े हुए थे और आसपास के दृश्य को देख रहे थे। बहुत सारे पेड़ उखड़ते चले जा रहे थे, तेज आंधी तूफान चल रहा है, बारिश आ रही है। अब वो जो थे दोनों दोनों कौन, वट वृक्ष के साथ लगे हुए राजा विक्रांत और उनका घोड़ा, दोनों चिपके खड़े हैं। जब आंधी तूफान शांत हो गया यानी थम गया, रुक गए आंधी तूफान, बारिश बंद हो गई, उन्हें यह देखकर आश्चर्य हुआ कि वट वृक्ष पहले से ज्यादा आकर्षक लग रहा है। वट वृक्ष का पेड़ जो था, जिस पर बारिश के पानी पड़ा तो उसकी पत्तियां धुल गई, साफ हो गई, वो और अधिक सुंदर लगने लगा। उसका कुछ भी अनिष्ट नहीं हुआ था, कुछ टूटा नहीं था, शाखाएं नहीं टूटी, ना पत्तियां गिरी उसकी, बल्कि वो तो और अधिक सुंदर लग रहा था। सुंदर लगने का कारण क्या था, क्योंकि वर्षा से उसके सारे पत्ते धुल चुके थे। अब राजा विक्रांत से रहा ना गया। उन्होंने अपनी जिज्ञासा समाप्त करने के लिए वट वृक्ष से पूछा। उनके मन में इच्छा जागी ना कि जब सारे पेड़ टूटते जा रहे हैं, आसपास तांडव प्रकृति का हो रहा है और वट वृक्ष को कोई नुकसान नहीं हुआ है, तो इसका कारण क्या है। तो अपनी उस जिज्ञासा को जानने की इच्छा को शांत करने के लिए उन्होंने वट वृक्ष से पूछ ही लिया। क्या कहा उन्होंने, हे वट वृक्ष, आप में ऐसी कौन सी जादुई शक्ति है, जादू वाली ताकत है, जो ये भयंकर आंधी तूफान भी आपका कुछ नहीं बिगाड़ सके। वट वृक्ष ने मालूम है क्या कहा। वट वृक्ष ने कहा, राजन, यह कोई जादुई शक्ति नहीं है, दृढ़ता की शक्ति यानी मजबूती की शक्ति है। दृढ़ इच्छा शक्ति के कारण ही वो टिका हुआ है। लेकिन राजा को यह बात समझ में नहीं आई। उन्होंने कहा, मैं कुछ नहीं समझा वट वृक्ष। उसको समझ में नहीं आया कि कौन सी ताकत है, दृढ़ता की शक्ति कौन क्या होती है, जिसके कारण ये वट वृक्ष को कुछ नुकसान नहीं हुआ है। अब उन्होंने समझाया। किसने समझाया, वट वृक्ष ने राजन को समझाया। राजन कौन, विक्रांत को। उन्होंने कहा कि कितना भी तूफान रूपी मुसीबतें आई, किंतु मुसीबतों का सामना मैंने दृढ़ता पूर्वक किया। ये आंधी तूफान क्या थे, मुसीबतें थी, लेकिन मुसीबतों में मैंने धैर्य नहीं छोड़ा।
धीरज नहीं छोड़ा, साहस नहीं छोड़ा, दृढ़तापूर्वक टिका रहा। फिर उन्होंने कहा कि राजन, तुम नए राजा बने हो, नए राजा बने हो, अनुभव और दृढ़ता की कमी के शिकार हो। ना तो तुम्हें शासन चलाने का अनुभव है, ना ही तुम में दृढ़ता है। दृढ़ता क्यों नहीं थी? क्योंकि वो अगर किसी बात का निर्णय लेते, दूसरे मंत्री आकर उनको और सलाह देते, वो अपना विचार फिर बदल के दूसरा निर्णय ले लेते। अगर वो कोई योजना बनाते, उस पर दृढ़ता से टिके रहते, तो किसी मंत्री में हिम्मत नहीं थी कि उनको विचलित कर पाते। अब राजा में अनुभव भी नहीं था और दृढ़ता भी नहीं थी, और इसी की कमी के कारण ही वो दूसरे मंत्रियों के बहकावे में आ रहे थे। कभी एक मंत्री के बहकावे में आते, कभी दूसरे मंत्री के बहकावे में। वो किसी बात पर, किसी योजना पर वो टिके ही नहीं रह पाए। उसको क्या सलाह दी गई वटवृक्ष द्वारा कि अपनी बात पर दृढ़ रहना सीखो। वटवृक्ष ने सीख दी कि आप जो भी बात सोचो करो, उस पर दृढ़ रहो, तो तुम्हारी विजय निश्चित है, तुम्हें सफलता अवश्य मिलेगी। राजा विक्रांत सिंह को विजय का सबक मिल गया, एक सीख मिल गई कि कैसे जीता जा सकता है। कैसे जीता जा सकता है कि जो भी सोचा जाए, निश्चय किया जाए, उस पर अडिग रहें, फिर उससे विचलित ना हो। उन्होंने क्या किया? अपने कुछ वफादार सैनिकों और मंत्रियों को इकट्ठा किया, क्योंकि बहुत सारे मंत्री तो मिल चुके थे दूसरे राजाओं के साथ, लेकिन कुछ मंत्री अभी भी ऐसे थे उनके दरबार में जो उनके वफादार थे। कुछ सैनिक थे, कुछ मंत्री थे, इन सबको इकट्ठा किया। फिर उन्होंने उनकी सहायता से फिर से शत्रु पर आक्रमण किया। यह आक्रमण बहुत जबरदस्त था। अब इस आक्रमण का नतीजा क्या हुआ कि राजा विक्रांत सिंह ने शत्रुओं की किसी भी चाल को चलने नहीं दिया। शत्रु ने जो चालें चली, वो बिना विचलित हुए उनसे निरंतर युद्ध करते रहे, आक्रमण करते रहे, और उनकी सारी चालों को वो विफल करते रहे, असफल करते रहे। दृढ़तापूर्वक अपने फैसले पर टिके रहे, और नतीजा क्या निकला? जल्दी ही सिंहगढ़ का राज्य उन्हें दोबारा मिल गया। जो राज्य उनका चला गया था, छिन गया था, शत्रुओं ने छीन लिया था, अपने उस राज्य को उन्होंने वापस पाला। राज्य मिलने के बाद राजा विक्रांत सिंह वटवृक्ष का धन्यवाद करना नहीं भूले। अब उसका धन्यवाद करने के लिए वो वटवृक्ष के पास आए। धन्यवाद क्यों किया? क्योंकि इसी वृक्ष के तो उन्हें सीख मिली थी। उन्हें सीख मिली थी कि दृढ़ता रखनी चाहिए, मुसीबतों में विचलित नहीं होना चाहिए, धैर्य और संयम से काम लेना चाहिए। विजय का सबक जो उन्होंने उससे मिला था, उसके लिए उन्होंने क्या किया? वटवृक्ष को धन्यवाद किया। बच्चों, इस पाठ से संबंधित कुछ मौखिक प्रश्न दिए जा रहे हैं। सिंहगढ़ में उत्सव क्यों मनाया जा रहा था? क्योंकि जो सिंहगढ़ के जो राजा हैं, उन राजा को वारिस मिल गया था, यानी उत्तराधिकारी मिल गया था। राजा नरदेव सिंह को उत्तराधिकारी मिला था, वारिस मिला था, इसलिए वहां उत्सव मनाया जा रहा था। प्रकृति किस प्रकार तांडव कर रही थी? इसमें आंधी तूफान बारिश आ रहा था, उसका हम प्रसंग यहाँ लिखेंगे। क्या था? उस समय बिजलियां चमक रही थी, बादल गरज रहे थे, आपस में टकरा रहे थे, यहाँ तक कि ओले भी पड़ रहे थे। विजय का सबक मिलने पर राजा ने क्या किया था? विजय का सबक मिलने पर राजा ने सबसे पहले क्या किया? वट वृक्ष को धन्यवाद किया, क्योंकि वट वृक्ष से ही तो उसे सीख मिली थी। तो उन्होंने वट वृक्ष को धन्यवाद किया। और फिर अब आते हैं यहाँ कुछ लिखित प्रश्न। इन प्रश्नों के उत्तर आप अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखेंगे। विक्रांत को अनुभवहीन राजा क्यों कहा गया है? क्योंकि मात्र जब 19 वर्ष के थे तभी ही उनके पिता नहीं रहे थे, चल बसे थे राजा नरदेव सिंह, और ऐसे में विक्रांत को शासन चलाने का अनुभव नहीं था। उनका जीवन तो बहुत लाड प्यार से बीता था, फूलों की सेज उनका जीवन था। उन्होंने कोई कष्ट अनुभव किया ही नहीं था, शासन चलाना उनको आता ही नहीं था, इसलिए उन्हें अनुभवहीन कहा गया है। विक्रांत अपने दुश्मनों से क्यों हार गए थे? पहले तो राजा विक्रांत स्वयं जो थे अनुभवहीन थे, बहुत छोटी उम्र के थे, मात्र 19 वर्ष के थे, शासन चलाने का अनुभव नहीं था। जो वो योजना बनाते, उनके मंत्रियों से विफल करने का प्रयास करते, यहाँ तक कि उनके कुछ मंत्री तो दूसरे राजाओं के साथ मिल गए थे, इसलिए जो थे वो दुश्मनों से हार गए। वटवृक्ष की छाया में विश्राम करते हुए विक्रांत क्या सोच रहे थे?
वो सोच रहे थे कि बाहर इतनी तेज प्रचंड गर्मी है, तेज धूप है, और ये विशाल वृक्ष कैसे उस सारी गर्मी को सहन कर लेता है, इसके नीचे इतनी शीतलता कैसे है। उसके उन्हें इस बात की सोच रहे थे। अब आता है प्रश्न 4। आँख खुलने पर राजा ने क्या देखा? जिस समय सोते सोते वो सो गए थे, अब जब आँख खुली तो उन्होंने देखा कि बाहर काले बादल छाए हुए हैं, तेज हवाएं चल रही हैं, और वो सोच रहे थे कि यहाँ से उन्हें निकल जाना चाहिए। लेकिन क्या वो निकले थे? नहीं। चलिए अगला प्रश्न हम करते हैं। राजा विक्रांत को किस बात पर आश्चर्य हुआ? राजा विक्रांत को इस बात पर आश्चर्य हुआ कि वट वृक्ष इतने तेज प्रचंड गर्मी में, बारिश में, चाहे बिजलियां कड़क रही थी, चाहे प्रकृति तांडव कर रही थी, ओले पड़ रहे थे, आसपास के सारे पेड़ जड़ से उखड़ते चले जा रहे थे, लेकिन ये पेड़ बजाय नष्ट होने के और भी अधिक आकर्षक लगने लगा था। जबकि बाकी चीजें आसपास की टूट रही हैं, उखड़ रही हैं, आंधी तूफान शांत होने के बाद इस पेड़ पर जरा भी कोई सी बात का असर नहीं हुआ, जबकि ये पेड़ तो और अधिक सुंदर लग रहा था, आकर्षक लग रहा था, इसलिए वे बहुत अधिक आश्चर्यचकित थे। आपको वटवृक्ष की कौन सी बात अच्छी लगी, ये आप अपने अनुभव के आधार पर लिखेंगे। एक वाक्य में उत्तर है। राजा ने वटवृक्ष से कौन सा प्रश्न पूछा? राजा ने क्या पूछा था उनसे कि आपके पास कौन सी जादुई शक्ति है कि जो आप इस आंधी तूफान में भी आपका कुछ नहीं बिगड़ा। वटवृक्ष ने कौन सी शक्ति का बात बताई? वटवृक्ष ने कहा ये कोई जादुई शक्ति नहीं है, ये दृढ़ता की शक्ति है। राजा विक्रांत ने वटवृक्ष का धन्यवाद क्यों किया? राजा विक्रांत ने वटवृक्ष का धन्यवाद इसलिए किया क्योंकि विजय की जो सीख है, जीतने की जो सीख है, वो उन्हें वटवृक्ष से ही मिली थी, अतः उन्होंने वटवृक्ष का धन्यवाद किया। बच्चों, आशा है आपको ये पाठ समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।